चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुओं के गर्म या ठंडा होने का अनुभव होता है। ठीक है, अगर उसके बाद आगे जाएंगे तो ऊष्मा का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, बहुत सारा महत्व है। रेल का जब पटरी बनता है तो उसके बीच में गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि ऊष्मा के कारण जो है वो गैप फिल हो जाएगा। अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो फिर पटरियाँ जो है वो या तो इधर मुड़ जाएगी या उधर मुड़ जाएगी या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर टेलीफोन या केबल का जो तार जब पोल में जब उसको बांधते हैं ना, जैसे दो पोल है उसमें जब केबल का तार बांधते हैं ना, उसको थोड़ा झुका के रखते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा झुका के रखते हैं, क्योंकि ठंडा का दिन जब आएगा ना, तो ठंडा का दिन में जिस तरह गर्मी के दिन में लोहा फैलता है, कोई भी मेटल जो है फैलता है, ठीक उसी तरह ठंडा के दिन में जो है वो सिकुड़ता भी है। तो थोड़ा सा उसको ढीला छोड़ते हैं ताकि ठंडा के दिन में जब जब बाहर में ठंडा पड़ेगा तो वो जो तार है वो छोटा पड़ जाएगा, तो वो टाइट हो जाएगा अपने आप। ठीक, इसीलिए थोड़ा ढीला छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी बुक में अलग अलग धातु का रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे एक चर्चा करना है। ठीक है, द्रव के कारण, ठीक है, द्रव के कारण द्रव के प्रसार होगा यहाँ पे। ठीक है, द्रव के प्रसार के कारण, ठीक है, दैनिक जीवन में प्रभाव, द्रव का जो भी प्रसार है उसके कारण दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। ठीक है, देखो ये मान लो पहाड़ पर्वत है, इधर शिव जी निवास करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है। ठीक है, ठीक, इधर सूर्य भी उग रहा है, अच्छी नदी भी निकल रही है मान लो। ठीक है, मान लो चट्टान में एक दरार है, चट्टान में एक दरार है, उसमें कुछ पानी भर गया बारिश के कारण, और वो पानी वहीं पे भर के फंस गया और पानी लबालब भरा हुआ है। जब रात होता है ना तो वहाँ पे जो पानी फंसा हुआ है वो बर्फ बन जाता है। और आप लोग को पता होगा कि अगर पानी बर्फ बनता है तो वो ज़्यादा जगह घेरता है। तो क्या बर्फ चट्टान को तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए क्या होता है ना कि जब पानी बर्फ में चेंज होता है तो चट्टानों पर दबाव डालता है। ठीक है, एक बर्फ चट्टान को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन एक बर्फ ही चट्टान को तोड़ के दिखाएगा। एक बर्फ ही चट्टान को तोड़ के दिखाएगा जो कमज़ोर है। ठीक है, जो कमज़ोर है अगर वो भी मेहनत करता रहे तो वो भी यूपीएससी क्रैक करके दिखाएगा। ठीक है, तो वो बर्फ क्या करता है ना, चट्टान को नहीं तोड़ पाता है लेकिन एक्सपेंड करता है, धक्का लगाता है। ठीक है, फिर अगले दिन जब सुबह होता है तो वो वापस पानी बन जाता है। फिर जब रात में ठंड बढ़ता है तो वो बर्फ बनता है, चट्टानों पे धक्का लगाता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। फिर अगला सुबह वो वापस पानी बन जाता है। तो यही चलता रहता है। सालों साल के बाद ना धक्का लगते लगते जो चट्टान है वो टूट कर बिखर जाती है। ठीक है, ये द्रव का प्रसार का एक एग्जाम्पल है। ठंडा प्रदेश हुआ जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड, जहाँ का जो नॉर्मल तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। उधर क्या होता है ना, जो पाइप में जो पानी जाता है उसका तापमान अगर 0 से नीचे चला जाएगा तो वो बर्फ़ बन जाएगा। और पाइप में जब पानी जाता है तो पूरा भर के ही जाता है, तो अगर पानी जाते जाते बर्फ़ बन जाएगा तो वो पाइप को फाड़ देगा। ठीक है, उसके बाद फिर पौधों के अंदर में भी जल जम जाते हैं। ठीक है, और पौधों का जो जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम के कारण जो है पानी जो है पौधों में ऊपर चढ़ता है। और मान लो कोई ठंडा प्रदेश है जहाँ का तापमान जो है बहुत ही कम रहता है, तो वहाँ पे अगर मान लो जाइलम में पानी भर गया है और तापमान अचानक नीचे चला गया तो जाइलम में जो पानी है वो बर्फ़ बन जाएगा, और बर्फ़ बन जाएगा तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा तो वो फट जाएगा। ठीक है, ये सारा है। अभी बात करते हैं द्रव का ऊष्मीय प्रसार का। द्रव में देखो 2 प्रकार का ऊष्मीय प्रसार होता है। एक नंबर होता है आभासी प्रसार, 2 नंबर होता है वास्तविक प्रसार। ठीक है, आभासी प्रसार, वास्तविक प्रसार। आभासी प्रसार क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें कुछ द्रव रखा हुआ है। ठीक है, इसका द्रव का आयतन मान लो V है। ठीक है, इसका हम तापमान को बढ़ाते हैं T डिग्री सेल्सियस, तो इसका आयतन मान लो इधर आ गया। ठीक है, तो डेल V बढ़ा और मान लो कि V डैश हो गया। ठीक है, तो डेल V का मतलब क्या होगा, V डैश माइनस V। ये उसका पहले 100 था, अभी 120 हो गया, बढ़ा कितना, 20। कैसे निकालेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला। अगर बढ़ गया तो बाद वाला माइनस पहले वाला। अगर तापमान को हम घटाते हैं तो द्रव का आयतन भी घटेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, बड़ा ज़्यादा वाला माइनस कम वाला। ठीक है, V डैश माइनस V। ठीक है, ये हुआ। लेकिन ये जो प्रसार हमको दिखाई दे रहा V डैश माइनस V,
ये एक आभासी प्रसार है, क्योंकि जब हमने तापमान को बढ़ाया केवल द्रव का तापमान नहीं बढ़ा, द्रव के साथ साथ जिस कंटेनर में ये रखा हुआ है उसका भी तापमान बढ़ा, वो भी बढ़ा हुआ होगा। मतलब जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। अगर दिख रहा है कि इसका आयतन 20 सीसी बड़ा है तो ये आभासी प्रसार है, क्योंकि ये बस दिखाई दे रहा है। हमने तो जो कंटेनर में वो द्रव रखा हुआ है उसको तो जोड़ा ही नहीं अभी तक। मान लो कि कंटेनर का आयतन ही 10 या 5 बढ़ गया होगा, तो ओवरऑल कितना बढ़ गया, 15 ही बढ़ा है। दिखने में लग रहा 20, लेकिन एक्चुअली कितना है, 15। ठीक है, एक्चुअली कितना है, 15। तो आभासी प्रसार का मतलब होता है द्रव में होने वाला वह प्रसार, द्रव में होने वाला वह प्रसार जिसमें पात्र का प्रसार को नहीं देखा जाता है, जिसमें पात्र का प्रसार को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नहीं देखा जाता है, उसे आभासी प्रसार कहते हैं। एवं वास्तविक प्रसार उस प्रसार को कहते हैं जिसमें जो कंटेनर में द्रव रखा हुआ है उसका प्रसार को काउंट करते हैं और ओवरऑल प्रसार से माइनस करते हैं कि दिखने में ये 20 हो रहा है, लेकिन ये 20 में से जो 5 है वो तो कंटेनर का ही प्रसार है, द्रव तो बढ़ा ही नहीं है, इसीलिए 20 - 5 15 कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी द्रव का जो वास्तविक प्रसार है, ठीक है, वो इक्वल होता है, इसको बोलते हैं गामा रियल इक्वल होता है गामा एक्चुअल प्लस गामा जी। ठीक है, इसका मतलब किसी वस्तु का, किसी भी द्रव का रियल वास्तविक प्रसार गुणांक, किसी भी द्रव का जो वास्तविक प्रसार गुणांक है, वास्तविक प्रसार गुणांक जो है वो सम होता है, वो जोड़ होता है उसका आभासी प्रसार गुणांक का, प्लस ये जो जी दिया हुआ है ये जो है ये पात्र का प्रसार गुणांक है। ठीक है, ये पात्र का प्रसार गुणांक है। ठीक है, अभी आते हैं गैस के ऊपर। ठीक है, गैसीय पदार्थ का दैनिक जीवन में प्रभाव, गैसीय पदार्थ का दैनिक जीवन में प्रभाव। एग्जाम्पल नंबर 1, आग में रखे दूध में उफान। ठीक है, दूध एक तरल पदार्थ है। ठीक है, जब उसको हम गर्म करते हैं, ये दूध रखा हुआ है अंदर में, तो दूध के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप होते हैं उस गैप में जो है वो गैस भरा हुआ रहता है। जैसे ही तापमान को बढ़ाते हैं तो वो जो गैस है उसमें एक्सपेंशन होता है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा मूव करने लगता है इधर उधर, उसके कारण जो है दूध में देखना उफान आया थोड़ा थोड़ा करके। एक्चुअली क्या है, दूध के अंदर में जो हवा भरा हुआ है, दूध के अंदर में जो गैस फंसा हुआ है, तापमान के बढ़ने से उसका जो आयतन है बढ़ता है, इसीलिए दूध में उफान आता है। ठीक है, गर्मी का दिन में पता है साइकिल तो आप सभी चलाए होंगे। ठीक है, साइकिल तो आप सभी चलाए, कैसे साइकिल बन गया। ठीक है, मान लो कि यही मेरा साइकिल है। ठीक है, साइकिल तो आप सभी चलाए होंगे। गर्मी का दिन में क्या होता है, साइकिल का जो टायर और ट्यूब जो है वो फटने लगता है, क्योंकि टायर के अंदर में जो हवा भरा हुआ है बहुत ही ज़्यादा गर्मी के कारण उसका जो आयतन है वो बढ़ने लगता है, और आयतन बढ़ते बढ़ते जब ट्यूब उसको सह नहीं पाता है तो ट्यूब जो है वो फट जाता है। ठीक है, हवा का अगर कोई गुब्बारा है, ठीक है, हवा का अगर कोई गुब्बारा है, उसमें अगर सनलाइट पड़ता है या फिर उसको चूल्हा के ऊपर रख देते हैं, ठीक, ये चूल्हा है उसको ऊपर रख देते हैं, तो वो जो गुब्बारा का अंदर जो गैस भरा हुआ है वो फैलना चालू करता है और फैलते फैलते फट जाता है। ठीक है, गुब्बारा का जो चमड़ा है उसका सहने का भी एक क्षमता होता है, जब उस क्षमता के पार चला जाता है तो वो फट जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 उदाहरण है ये गैस का उष्मा प्रसार का उदाहरण है। ठीक है, और गैस किस प्रकार से उष्मा प्रसार करता है वो मैं पढ़ाऊंगा गैसों के गुण चैप्टर में। इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक है, चार्ल्स के नियम के अनुसार गैस में जो है प्रसार होता है। तो गैसों के गुण जो चैप्टर है उसका सीरीज आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने बनाया नहीं है लेकिन मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, अभी उष्मा स्थानांतरण की विधियां, उष्मा स्थानांतरण की विधियां, ये क्या है, उष्मा स्थानांतरण की विधियां क्या है। ठीक, उष्मा स्थानांतरण की विधियां क्या है, देखो, उष्मा को एक जगह से दूसरे जगह में अगर ट्रैवल करना है, उष्मा को अगर एक जगह से दूसरी जगह में जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, ट्रक से लेके जाएंगे या साइकिल से लेके जाएंगे, नहीं। उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 3 विधियां अवेलेबल है। पहला को हम लोग बोलते हैं संचालन, इसका इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा को हम लोग बोलते हैं संवहन, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं विकिरण। तीनों विधियां जो है बहुत ही डिटेल में मैं समझाऊंगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो जो सबसे पहला विधि है संचालन, उसको ध्यान से देखिए। संचालन क्या है,
एक मान लो मोमबत्ती लिया है, ठीक है, मोमबत्ती जल रहा है और एक लोहे का छड़ है, ठीक है, लोहे का छड़ को यहाँ पे गर्म कर, यहाँ पे मोमबत्ती लगा हुआ है, मान लो नीचे लगाते हैं मोमबत्ती लगा हुआ है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कड़ा मोमबत्ती, मतलब सॉलिड मोमबत्ती, इसको यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो देखेंगे कि ये वाला भी पिघलना चालू हो जाएगा धीरे धीरे करके। एक चमचा है, मान लो चम्मच है, इसको अगर गर्म करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पकड़ के रखे हुए तो यहाँ भी गर्मी महसूस होगा। इसका मतलब गर्म कहीं और हो रहा है और उष्मा जो है वो ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और पूरा जो पदार्थ है देखो हर जगह अणु है, एक अणु उष्मा को लिया दूसरे को दिया, दूसरा अणु तीसरे को दिया, तीसरा अणु चौथे को दिया, चौथा अणु पांचवे को दिया, पांचवा अणु छठवें को दिया, छठवां अणु सातवें को दिया। तो ऐसी जो उष्मा के हस्तांतरण की व्यवस्था है, विधि है, उसको संचालन बोलते हैं। संचालन उष्मा के हस्तांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम का होना बहुत जरूरी है, जिसमें माध्यम का होना बहुत जरूरी है और माध्यम के कण उष्मा को एक दूसरे के सहायता से आगे की ओर बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना है, संचालन उष्मा के हस्तांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम का होना बहुत जरूरी है एवं माध्यम के कण ही उष्मा का हस्तांतरण करते हैं, ठीक है। अभी सेकंड आते हैं संवहन, ठीक है। संवहन क्या है, ठीक है, संचालन के बाद फिर आते हैं संवहन। संवहन क्या है, दिन के समय में जब सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक आती है, ठीक, ये अर्थ है, ठीक है, तो पता है ना विकिरण माध्यम से आती है, जो कि तीसरा माध्यम है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो वायुमंडल है ये गर्म नहीं होता, ये पहले गर्म नहीं होता, पहले धरातल, पहले ये गर्म होता है, धरातल गर्म होता है। धरातल जब गर्म हो जाता है, धरातल से सटा हुआ जो वायु है, यहाँ पे जो वायु है जो उससे सटा हुआ है, ये हिस्सा जो है पहले गर्म होता है, ये हिस्सा पहले जो है वो गर्म होता है, गर्म होता है। उसके बाद फिर जब ये गर्म होता है तो कोई भी चीज़ अगर गर्म होता है तो गर्म होने से वो हल्का होता है प्लस फैलता है, गर्म होकर वो हल्का होता है प्लस फैलता है और फैल के फिर कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो ये जो वायुमंडल का लेयर है ये गर्म हो गया और गर्म होने के बाद ये हल्का होकर फैल के ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला गया ऊपर में, और ऊपर की जो ठंडी हवा थी वो नीचे धरातल पे आ जाएगी, फिर वो गर्म होगी, फिर गर्म होने के बाद वो ऊपर जाएगी, फिर कहीं और की ठंडी वायु धरातल के पास आएगी। ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। संवहन का मतलब यही होता है, ठीक है। पानी भी अगर गर्म करते हैं हम लोग गैस में, मान लो कि ये गैस है, इस पे पानी चढ़ा हुआ है, पानी गर्म हो रहा है, ये मान लो पानी का कंटेनर है, इसमें पानी जो है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा, पहले जो है नीचे वाला जो पानी है वो गर्म होगा, ये हिस्सा पहले गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये हल्का हो जाएगा और फैल जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा तो वो गैस का जो आग है उससे गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग का सवाल आएगा कि जब सब गर्म हो जाएगा तब क्या होगा, जब पूरा पानी गर्म हो गया, जब पूरा पानी पहले मान लो 10 डिग्री सेल्सियस में था, अभी गर्म करने के बाद ये मान लो 25 डिग्री हो गया, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, सब 25 हो गया ना, अभी जो सामने वाला जो है वो 25 से और ज़्यादा होगा, मान लो वो 35 हो गया, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर जो उससे ठंडा 25 में रह गया वो नीचे आएगा, तो ये चलते जाएगा और तापमान बढ़ते जाएगा। तो ये जो विधि है, ठीक है, इसको ये जो धाराएं जो जा रही है, एक बार नीचे से फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये जो धाराएं हैं इसको बोलते हैं संवहन धाराएं। इस प्रकार की जो विधि इसको हम लोग संवहन बोलते हैं, ठीक है। संवहन उष्मा के हस्तांतरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ का एक हिस्सा गर्म होता है, गर्म होकर फैल कर वो ऊपर जाता है और अन्य हिस्सा नीचे आता है, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाता है, और इन्हीं संवहन धाराओं के गर्म होने से पूरा वायुमंडल जो है वो गर्म हो जाता है, उसे संवहन कहते हैं। वायुमंडल का गर्म होना इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और वायुमंडल जो है संवहन के द्वारा ही गर्म होता है, इसीलिए हमेशा वायुमंडल को फोर फ्रंट में रखा जाता है। उसके बाद फिर आता है तुम्हारा विकिरण। विकिरण क्या है, ये सबसे अनोखा है, ये सबसे अनोखा मेथड है उष्मा हस्तांतरण का। मतलब या तो अगर आपको या घर है आपका या स्कूल है, या तो आप बस से जाओ, ठीक है, तो हर पॉइंट आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ट्रेन से जाओ तो हो सकता है एक स्टॉप में पहुंचा दे, ये एकदम उड़ के जाओ, विकिरण एकदम उड़ के जाओ, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, ये बिना माध्यम को गर्म किए उष्मा जो है डायरेक्ट पृथ्वी तक आ जाता है। विकिरण उष्मा के स्थानांतरण का वह माध्यम है जिसके कारण उष्मा जो है बिना माध्यम के कणों को बिना गर्म किए हुए पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है। पहले धरातल गर्म होता है, इसी को विकिरण कहते हैं,
ठीक है। दुनिया की हर वस्तुएं विकिरण ऊर्जा छोड़ती है। दुनिया की हर वस्तुएं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, कोई भी गर्म वस्तु विकिरण छोड़ती है। इसको रेडिएशन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ठीक है। और इसका जो पहले वाला था, ठीक है, संवहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। और ये जो धाराएं बह रही है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट्स। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेंशनल करंट्स, या फिर हिंदी में बोलेंगे संवहनीय धाराएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या जरूरत है? संचालन, संवहन, विकिरण का क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। ठीक है, बर्फ की जो सिल्ली है, ठीक है, बर्फ की जो सिल्ली है उसको बुरादे से ढककर रखा जाता है ताकि आसपास का जो भी उष्मा है वो बर्फ का सिल्ली में प्रवेश ना कर सके और बर्फ जमा का जमा रहे। ठीक है। चाय दुकान में आप लोग गए होंगे, चाय का जो केटली होता है, केटली का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना हुआ रहता है, क्योंकि जब चाय गर्म करते हैं ना तो संचालन के कारण जो है उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए अभी का जो नया नया बर्तन आ रहा है, नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक कुकर, सभी का हैंडल जो है वो प्लास्टिक या लकड़ी का बना रहता है ताकि वो गर्म ना हो। ठीक है, अभी से दो बातें समझ में आती है। ठीक है, अगर लोहा का बना हुआ है तो गर्म हो जा रहा है, लकड़ी का बना हुआ है तो गर्म नहीं हो रहा है, प्लास्टिक का बना हुआ है तो गर्म नहीं हो रहा है, स्टील गर्म हो जाता है। दुनिया में जितने भी सारे वस्तुएं हैं उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग उष्मा का चालक, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं उष्मा का कुचालक। ठीक है, इसको बोलते हैं सुचालक, इसको बोलते हैं कुचालक। मतलब वे वस्तुएं जो अपने आप से उष्मा को प्रवाहित होने देती है, वे वस्तुएं जो अपने आप से उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देती है उसे उष्मा का सुचालक कहते हैं। और वे वस्तुएं जो अपने आप से उष्मा को प्रवाहित होने नहीं देती है उसे उष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो उष्मा का सुचालक हुआ और उष्मा का कुचालक हुआ। और कुछ सुचालक वस्तुएं लोहा, ठीक है, तांबा, ये सब जो सुचालक है। और कुचालक जो है वो लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब जो है कुचालक वस्तुएं होती है। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता, ठीक है, उष्मीय चालकता क्या होता है? ठीक है, किसी पदार्थ का उष्मा संचालन करने की क्षमता को उष्मीय चालकता कहते हैं। जिस भी शब्द के आगे ता लगा हुआ रहेगा, पीछे में ता लगा हुआ रहेगा तो मतलब वो क्षमता को पूछ रहा है। उष्मीय चालकता का मतलब होता है किसी वस्तु की वह क्षमता, ठीक है, वह क्षमता जिसके कारण वो उष्मा को वो कंडक्ट कर सकता है, उष्मा को वो अपने अंदर से बहने के लिए मजबूर कर सकता है, उसे उष्मीय चालकता कहते हैं। लोहा का उष्मीय चालकता ज़्यादा होगा, लकड़ी का उष्मीय चालकता बहुत ही कम होगा, क्योंकि लोहा अपने आप से उष्मा जो है जल्दी फ्लो करने देती है और लकड़ी अपने आप से उष्मा को फ्लो करने नहीं देती है। परिभाषा एक बार मैं पढ़ता हूँ। किसी पदार्थ की उष्मा संचालन करने की क्षमता को, किसी पदार्थ की उष्मा संचालन करने की क्षमता को उस पदार्थ की उष्मीय चालकता कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ का जो क्षमता है उष्मा को संचालन करने का उसे उष्मीय चालकता कहते हैं। ठीक है, अभी अलग अलग पदार्थों का चालकता भी अलग अलग होता है। जो पदार्थ उष्मा को बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी से ट्रांसफर कर देती है उसकी उष्मीय चालकता बहुत अधिक होती है, और जो पदार्थ उष्मा को बहुत ही कम तेजी से और बहुत ही मुश्किल से ट्रांसफर करती है उसे उसकी उष्मा चालकता बहुत ही कम होती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक डेरिवेशन है। ठीक है, इसका एक होता है उष्मीय चालकता का गुणांक। ठीक है, उष्मीय चालकता का गुणांक। अभी ये क्या है? ठीक है, अभी जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका जो एरिया है वो ए है। ठीक है, एरिया जो है वो ए है। यहाँ का तापमान θ1 है, यहाँ का तापमान θ2 है। ये θ1 जो है वो कम है θ2 से। ठीक है, तो अच्छा θ1 को बड़ा रखते हैं। θ1 जो है वो बड़ा है θ2 से, तो जिधर ज़्यादा तापमान है और जिधर कम तापमान है तो उष्मा का प्रवाह हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होगा। ठीक है, ये उष्मा का प्रवाह है। ठीक है, अभी देखो उष्मा का जो प्रवाह है, उष्मा का जो प्रवाह है, ठीक है, ये Q है उष्मा की मात्रा। Q जो है वो उष्मा की मात्रा है, कितना उष्मा फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो पहला बार डिपेंड कर रहा है इसका जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, इसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसका ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो इसका जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है θ2 माइनस θ1, इसके ऊपर डिपेंड करेगा एक नंबर। दूसरा नंबर किस पे डिपेंड करेगा?
इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा नंबर है। और तीसरा जो है इसका जो लंबाई है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया θ2 माइनस θ1 और L। एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा, समय। जितना ज़्यादा समय के लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, ये θ1 है, ये θ2 है, θ1 ज़्यादा है, θ2 कम है, तो ऊष्मा का प्रवाह θ1 से θ2 की तरफ होगा। जितना ज़्यादा देर तक इन दोनों का तापमान को मेंटेन रखेंगे, ऊष्मा का प्रवाह उतना ज़्यादा होगा। तो ऊष्मा का प्रवाह किस पे डिपेंड कर रहा है? T के ऊपर। फिर से समझते हैं, तापमान में अंतर जितना ज़्यादा होगा, पता है ना, अगर ऐसे करके कोई चीज़ है उसमें अगर पानी ढाल देते हैं, पानी फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ढाल कम है। एक चीज़ को ऊंचा कर देंगे, दूसरा को नीचा कर देंगे, तब पानी डालेंगे तो पानी जल्दी फ्लो करेगा। ढाल को अगर और बढ़ाएंगे तो पानी और जल्दी फ्लो करेगा। ठीक उसी तरह तापमान का जो अंतर है, अगर वो बराबर रहेगा तो ऊष्मा का फ्लो नहीं होगा। तापमान का अंतर को बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का फ्लो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। एरिया, अब एरिया से ही तो ऊष्मा जा रहा है। अगर एरिया छोटा रहेगा तो ऊष्मा भी कम कम जाएगा, एरिया अगर बड़ा रहेगा तो ऊष्मा भी ज़्यादा जाएगा। तो एरिया का सीधा ये जो है सीधा समानुपाती, क्योंकि एरिया को बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का फ्लो भी बढ़ेगा। तापमान में जो अंतर है उसको बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का फ्लो भी बढ़ेगा। लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा का फ्लो उतना कम होगा। ये जो है ये उल्टा समानुपाती है, ठीक है। इसीलिए जो L है ये नीचे है, इसीलिए जो L है नीचे है। और टाइम भी सीधे, टाइम ज़्यादा रहेगा तो ऊष्मा ज़्यादा जाएगा। ये फॉर्मूला निकला, Q इज प्रोपोर्शनल टू A θ2 θ1। ये और ये ऊपर में इसलिए है क्योंकि ये और ये जो है सीधा समानुपाती है, और L नीचे में है क्योंकि L जो है उल्टा समानुपाती है, इसलिए नीचे में रहते हैं। Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगाते हैं, KA θ2 माइनस θ1 इंटू T/L, ठीक है। ये जो है ये ऊष्मा की चालकता का, मतलब कितना ऊष्मा फ्लो किया, ये उसका है, ठीक है। अब इसमें जो K है, इसमें जो K दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू क्या आया, KA θ2 माइनस θ1 इंटू T/L। इसमें जो K है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर ऊष्मीय चालकता का गुणांक, उसमें चालकता का गुणांक इसको बोलते हैं, ठीक है। K अगर निकालेंगे इससे तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, QL/A इंटू θ2 माइनस θ1 इंटू T। ये हो गया फॉर्मूला K का। इसका इकाई क्या होता है, इसका इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इकाई निकाल लेते हैं, Q का जूल होता है, लंबाई का मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, θ2 माइनस θ1 का डिग्री सेल्सियस होता है, इसका सेकेंड होता है। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो जूल मीटर -1, सेंटीग्रेड -1, या फिर केल्विन करो, इसको केल्विन करो ऐसा सिस्टम में, ठीक है, सेकेंड -1, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो जूल प्रति मीटर प्रति केल्विन, ठीक है, प्रति सेकेंड। इसका मतलब होता है अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसका जो लंबाई है, जिसका जो ये जो L है ना, इसको चौड़ाई भी बोल सकते हैं, वो 1 मीटर हो, इसका जो फेस है, इसका जो ये फेस है जिससे ऊष्मा प्रवेश करेगी, इसका जो एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर का हो, और तापमान में जो अंतर है वो भी 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन हो, ठीक है। लेंथ बोल दिया 1 मीटर हो, एरिया बोल दिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तापमान में अंतर 1 डिग्री सेल्सियस हो, टाइम और 1 सेकंड का टाइमिंग हो, तो उसमें से जो ऊष्मा फ्लो करेगी वो K होगा, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ का जो आज का जो क्लास इसको ख़त्म करते हैं। ऊष्मा चैप्टर का जितना भी मेन पहलू था उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर आप लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं तो आप लोगों को मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को साथ शेयर करके मेरे इस नए चैनल को, मेरे इस नए प्रयास को बल देना है, ताकि मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ वो सभी लोगों तक पहुँचे और मुझे भी प्रोत्साहन मिले। क्योंकि आप लोगों का लाइक करना, आप लोगों का सब्सक्राइब करना, शेयर करना, उससे मेरा प्रोत्साहन बहुत बढ़ता है, ठीक है। मुझे खुशी मिलती है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइबर जब नहीं बढ़ता है, जब वीडियो में लाइक्स नहीं होता है, व्यू नहीं होता है, तो मेरा भी मन उदास हो जाता है कि वीडियो कोई देख नहीं रहा है। इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं। सभी को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट तक मेरा जो नॉलेज है पढ़ना चाहिए, पहुंचना चाहिए, शेयर होना चाहिए,
ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसके बाद मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें खाली क्वेश्चन आंसर। और अगर आप लोग को न्यूमेरिकल देना है, ठीक है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी मैं दे देता हूँ, VK साव, ठीक है, VK साव 19 SHAW1997 कर देना, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ 7358291024, ठीक है, 1024, ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, गुड बाय।